चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव में हमने दो टॉपिक डिस्कशन कर लिए हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी में एक अगला टॉपिक और है, और जो इन दोनों टॉपिकों से थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है कि कठिन होता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। जब चीजें हम वास्तव में समझते हैं तो लंबी हो सकती हैं चीजें, बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कठिन नहीं हो सकती। कठिनाई हमें केवल तब लगती है जब चीजें हमें सही तरीके से समझ में नहीं आती है। आपको जो चीजें परोसी जा रही हैं उस परोसने की विधि में, उस परोसने की मेथड में कुछ दिक्कत है तो फिर चीजें हमें कठिन लग सकती हैं। थोड़ी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, एक पेज की जगह 2 पेज भर सकते हैं, 3 पेज भर सकते हैं, लेकिन चीजें कठिन नहीं हो सकती। कठिन कुछ नहीं होता, कठिन तो केवल हमारी ये बुद्धि है, ठीक है, जो हम समझने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। चलिए, तो इसके अगला वाला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष से आगे वाला, वो टॉपिक है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है समझिए। तो पहले तो हम एक नए पेज पे आपको इस टॉपिक का मतलब समझाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि साहब हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने बहुत आसानी से चीजें आपको बताई हैं। एक ऐसा निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना हो, दोनों आवेश समान हो, प्रकृति उनकी कैसी हो, विपरीत हो, एक माइनस और एक प्लस, और बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अल्पतम होनी चाहिए, एंगस्ट्रम में, एमएम में, सेंटीमीटर में। तो फिर उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब जब इतनी बात आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता है तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा डिस्कशन किया। इस आवेश से आर दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमने सीखा था 1/4πε0 और Q बट्टे कितना, आर स्क्वायर। इस चैप्टर में हमने विभव के बारे में जाना। तो विभव में भी हमने ये जाना कि अगर कोई आवेश है तो उसके निकट विभव भी उत्पन्न होता है, और उस विभव का फॉर्मूला निकाला जाता है, या विभव का मान निकाला जा सकता है 1/4πε0 Q बट्टे आर। मैं केवल ये बात आपको हर बार इस वजह से समझाता हूं क्योंकि चीजें हमारे तक जुड़ी नहीं। मेरे इस बात के समझाने का केवल एक ही मतलब है कि अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र के निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी है। और अगर कोई आवेश है तो उसके निकट विभव भी उत्पन्न होगा, और उसको विभव को निकालने का भी हमारे पास एक क्या है, फॉर्मूला है। वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में, विभव के फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ क्या है, आर। तो अब इस बात पे आइए, वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं। प्रत्येक आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विभव भी उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र का डिस्कशन हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये तीनों डेरिवेशन पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमने ये जाना, ठीक है। अब इस तीसरे चैप्टर में जब हमने विभव के बारे में जाना है तो विभव में भी हमें ये पता चला कि आवेश के निकट विभव भी उत्पन्न होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ दो आवेश है, तो ये दोनों आवेश अपने चारों तरफ दो विभव उत्पन्न करेंगे। किसी भी बिंदु की बात करूं, जैसे कि मान लो मेरे मन में ये आ रहा है कि यहाँ एक बिंदु ले लिया मैंने P, तो इस बिंदु पर विभव निकालिए, तो इस बिंदु पर -Q भी विभव उत्पन्न करेगा और +Q भी विभव उत्पन्न करेगा, दो विभव उत्पन्न होंगे। और इस बिंदु P पर हमें टोटल विभव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। अब दोनों को जोड़ी क्यों रहे हैं हम हर स्थिति में, तो हर स्थिति में जोड़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि विभव एक कैसी राशि है, अदिश, उसमें कोई डायरेक्शन होती, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, डायरेक्शन होती है, तो फिर हम दिशा के आधार पर काम करते थे। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो डेरिवेशन किया उसमें डायरेक्शन का ध्यान रखा कि अगर दिशा समान है तो जोड़ेंगे, दिशा विपरीत है तो घटाएंगे, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है तो फिर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंडरवुड में a² + v² + के 2ab cos थीटा। मतलब कुल मिला के हमें एक बात पता चली है कि साहब वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है तो दोनों आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विभव भी उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो विभव है वो हमने अक्ष पर जान लिया कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, तो हमने जाना 1/4πε0 और P बट्टे कितना होता है, आर स्क्वायर। हमने निरक्ष पर भी जाना, ये अक्ष है,
निरच, जो अक्ष के लंबवत होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरच। तो निरच वाले डेरिवेशन हमने देखा कि निरच पर कितनी भी दूरी पर कोई भी बिंदु आप ले लो, उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, 0, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। एक कंडीशन और रह गई जो बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात चलनी चाहिए। अब वो कंडीशन ये है कि गुरुजी केवल अक्ष और निरच पर ही विभव उत्पन्न होगा, क्या यहां कोई बिंदु हमने ले लिया, क्या यहां विभव उत्पन्न नहीं होगा? क्या यहां बिंदु ले लिया, यहां विभव उत्पन्न नहीं होगा? क्या यहां विभव नहीं होगा? क्या यहां चूंकि भैया आवेश के तो चारों तरफ कहीं भी विभव उत्पन्न हो सकता। तो अब आपके मन में ये प्रश्न जो चल रहा है कि हम अक्ष और निरच के अलावा कहीं तीसरी जगह या कहीं भी जहां हमारी इच्छा है वहां अगर हम बिंदु कोई ले ले, क्या उस बिंदु पर विभव उत्पन्न नहीं होगा? आंसर है सर, विभव तो उत्पन्न होगा, लेकिन उसके बारे में आपने डिस्कशन नहीं किया। तो वही डेरिवेशन है ये तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का यही डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर हमें विभव निकालना है। मतलब कहने का मतलब ना तो अक्ष पे निकालना हो, ना आपकी जहां इच्छा हो उस बिंदु पर आप उंगली रख दो कि सर यहां विभव निकालना हो, वहां विभव निकालेंगे। तो तीसरा डेरिवेशन अक्ष और निरच से भी बड़ा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, जो हमें यह जानकारी दे रहा कि कहीं भी जहां तुम्हारी इच्छा हो, अक्ष और निरच में तो फिक्स है केवल अक्ष पर, केवल निरच पर, ठीक है, लेकिन यहां पर हम किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ये डेरिवेशन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, और कठिन लगने का केवल कारण ये है कि समझ में नहीं आता। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें एक एक बात आपको समझाऊं। और हमेशा फिजिक्स में एक बात याद रखा करो, कोई भी डेरिवेशन या कोई भी टॉपिक जब शुरू होता है तो चीजें आप शुरुआत से उसमें अपनी भागीदारी देने का प्रयास करो, मतलब शुरुआत से समझना प्रारंभ करो। ऐसा नहीं है कि टीचर चित्र बना देगा तो तब तक हमें समझना नहीं है, उसे बनाने ले दो चित्र को, और जब चित्र बन के तैयार हो जाएगा, जब डेरिवेशन वो करा देगा, जब सब कुछ करा, तब हम देखेंगे, तब हम समझेंगे। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। आपको चित्र का एक एक लाइन देखनी है, एक एक बिंदु दिया है कि क्यों किया ऐसा, कहां से ये बात टीचर सोच के लाया कि ये क्यों कर रहा। अगर आपने चित्र बनाने में पूरी भागीदारी ले ली कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, डेरिवेशन खत्म। डेरिवेशन की हिंदी भी आप लिख पाओगे, डेरिवेशन के जो इक्वेशन आप बना रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, जो कैलकुलेशन कर रहे हो, सब कुछ क्लियर हो जाए। चित्र में भागीदारी पूरी 100% दिया करो। चित्र कैसे बन रहा, तो चलिए, और चित्र हमेशा हम आपको बता के चलते हैं कि चित्र हमेशा बनाते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा। क्वेश्चन से जहां तक मुझे हमसे जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक साहब आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमने ये एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। एक क्या ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव। लो साहब, हमने ये एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है कि सर एक ऐसा आवेश हो -q + q, दो आवेशों से मिलकर बना हो, बीच की दूरी अल्पतम हो। जनरली तौर पे इस अल्पतम दूरी को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, l से, ठीक है, वो 2l से, सॉरी। तो ये केंद्र से ये दूरी जो है वो कितने कितने भागों में बट जाएगी, 2 भागों में बट जाएगी, l और l 2l, टोटल दूरी 2l। और ये सेंटर, ये इसका क्या है, सेंटर, ठीक है, ओ। अब भाई हमें इसे अक्ष पर विभव नहीं निकालना, हमें इसके निरक्ष पर विभव नहीं निकालना, हमें किसी बिंदु पर विभव निकालना। चित्र को समझना, चित्र कहां से बनता है, तो क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमसे खुद कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव लीजिए आप, हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर विभव निकालना। तो पहले तो ये बात पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा क्या है कि वो विभव उत्पन्न कर रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव में है आवेश, और आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, तो विभव भी उत्पन्न करेंगे, सरल सी बात। तो किसी बिंदु, अब किसी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां कहीं भी ले सकते हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां ले लो, आपकी जहां इच्छा हो वहां पर ये बिंदु ले सकते हैं। तो हमने इस बिंदु को यहां ले लिया, इस जगह। ये बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें काय का मान निकालना है, B का मान निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है इस बिंदु P पर। थोड़ा सा बस सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां ले लूं। यह बिंदु P है और जिस पर हमें काय का मान निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है। यह बिंदु P की स्थिति कहीं भी ले सकते हो, ये बिंदु P की स्थिति आपकी जहां इच्छा हो वहां किसी भी स्थिति में आप ले सकती हो, ठीक है साहब। अच्छा बेटा, यहां 2 विभव उत्पन्न होंगे, एक तो उत्पन्न होगा -q के कारण, एक विभव उत्पन्न होगा -q के कारण, वो होगा VA।
क्योंकि ए बिंदु और ये वाला बी बिंदु, तो ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण एक विभव उत्पन्न होगा वी, एक विभव उत्पन्न होगा प्लस क्यू आवेश के कारण, और वो हमने मान लिया बी बी। दो विभव उत्पन्न होंगे, एक माइनस के कारण और एक प्लस के कारण। अच्छा, इस बिंदु P की जो केंद्र से हमने दूरी ली है, इस बिंदु P की कहां से, केंद्र से जो दूरी ली है, वो केंद्र से हमने दूरी कितनी मानते रहे अभी तक, r दूरी ली है। तो केंद्र से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो हमने कितनी ली है, r, कि यहां से इस केंद्र से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है, कितनी है, r। ओके, ठीक है, r डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, एक और बात भाई, अब हमें ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमने मान लिया है थीटा, ये वाला कोण क्या मान लिया है। अब ये कोण हम क्यों ले रहे हैं, इस कोण लेने का हमारा कारण, मैंने कहा चित्र में हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। डिस्टेंस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बिंदु P और आगे हो सकता है और पीछे हो सकता है, हमें पता कैसे चलेगा ये बिंदु P कहां है, तो डिस्टेंस से पता चलेगा कि केंद्र से कितनी दूरी पर है। अगर केंद्र से वो दूरी ज्यादा दिख रही है तो इसका मतलब आगे है, कम दिख रही है तो कम है। लेकिन ये कोण क्यों लिया आपने, एक्चुअल में ये कोण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के साथ है, ये जो कोण है वो काय के साथ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश से किधर की ओर होती है, प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। देख पा रहे हैं हम, तुम हमारे अंदर कुछ शब्द उपज हो रही है, उसे मत बोल रहा हूं। हाँ, तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर डायरेक्शन होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो हमने ये जो थीटा कोण है वो थीटा कोण इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ बनने वाला कोण मान लिया। अब ये कोण क्यों लिया, कोण लेने का सीधा सीधा सा कारण ये है, क्या ये बिंदु P सदैव यही होगा, हो सकता है किसी बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न आ जाए बिंदु P यहां नहीं गुरुजी यहां होगा, तो हम तो एक ऐसा फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बिंदु P यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं भी हो, हमारा वो फॉर्मूला हर जगह क्या हो जाए, लागू हो जाए। अगर ये बिंदु P यहां की जगह यहां हुआ तो फिर इस फॉर्मूले को आप कैसे लागू करेंगे। तो आप बताओ, अगर ये बिंदु P यहां से यहां हुआ तो ये जो लाइन है वो ऐसी होगी और ये थीटा का मान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये इधर हुआ तो थीटा का मान और बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर ये बिंदु P की लोकेशन ऐसे बदल रही है तो थीटा बदलेगा, थीटा उसका बताएगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ कितना कोण बना रहा, 30 बना रहा, 40 बना रहा, 50 बना रहा, 90 बना रहा, 180 बना रहा, 270 बना रहा, कितना बना रहा, उसके आधार पर हम इस P की लोकेशन पता कर लेंगे कहां। मतलब हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो बिंदु P यहां चित्र में दिखाया है वो यहां के लिए विभव नहीं, बल्कि इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों तरफ कहीं भी बिंदु ले लो, उसके उस बिंदु पर विभव निकाल पाए। तो हमने थीटा क्यों लिया है, क्योंकि अगर बिंदु P की लोकेशन बदली तो थीटा बदल जाएगा, उसके हिसाब से बिंदु P दे लेंगे। R क्यों लिया, क्योंकि R ये बताएगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी पर है, कितना आगे कितना पीछे। पहले इतनी बात बताओ, क्लियर समझ में आएगी नहीं इतना चित्र कठिन बन के तैयार होगा। जब मैं कहता हूं चित्र, आप एक एक पॉइंट गौर से देखो, एक एक पॉइंट। आपने जो कहा कि गुरुजी यहां पर बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, VA प्लस VB। तो बिंदु P पर दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं, एक VA और एक VB, दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत का विषय है वही कि साहब VA कैसे निकालें, तो VA है क्या पहले, तो VA है माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो यहां लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो गुरुजी माइनस क्यू आवेश के कारण अगर आपको विभव निकालना है तो सर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा है तो के लगाएंगे, और अन्यथा नहीं है वायु निर्वात में तो के का मान क्या होता है, 1 होता है। परावैद्युतांक वाले माध्यम का मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव या पूरा सिस्टम मान लो किसी पानी के भीतर रखा, या इसके चारों तरफ कागज रखा या कांच रखा है, कोई ऐसा माध्यम है जो इसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाले विभव और वैद्युत क्षेत्रों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो फिर के लगाएंगे। और वायु निर्वात है तो फिर के का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1/4πε0 के क्यू बट्टे क्या होता है, आर। क्यू की जगह माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बट्टे आर। आर क्या होती है, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां आप विभव निकालना चाह रहे हो। आवेश
से बिंदु P तक की दूरी बोले तो AP। चित्र में देख के देखोगे तो क्या है AP। क्या है AP। अरे A से P तक की दूरी, A से कहां तक की दूरी P तक की दूरी। हल्का सा इसे छोटा कर ले रहे। A से P तक की दूरी। इसी प्रकार यहां लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो वो भी क्या होगा, ये B होगा, ये होगा BB बराबर 1/4πε0 और क्या K आवेश कितना है प्लस Q। और भैया प्लस Q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी वो होगी BP। क्या होगी BP। अब एक बात बताओ, अगर मुझे B निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है B, तो क्या पता होना चाहिए। और क्या B और BB मुझे पता है, तो रहे हो यस सर। लेकिन क्या BA में AP पता है, A से बिंदु P तक की दूरी पता है। हाँ ये BA पता चल गया, तुम्हें AP पता नहीं। क्या BB में BP पता है, तो क्या BB का मान पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। कहने का मतलब यह है इस डेरिवेशन में अब मेन चीज फंस गई। डेरिवेशन पुराना ही जैसा था कि बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, तो माइनस Q आवेश के कारण विभव क्या होगा, प्लस के कारण विभव क्या होगा। उन दोनों डेरिवेशन में यह विभव बहुत आसानी से मिल गया था। क्यों, क्योंकि दूरी दिख रही थी, अक्ष पर दूरी बहुत आसानी से दिख गई थी, R प्लस एल माइनस Q आवेश निरक्ष पर R माइनस एल, सॉरी अक्ष वाले में माइनस Q आवेश से R प्लस एल और प्लस Q आवेश से R माइनस एल। निरक्ष वाले में एक ही जैसी दूरी थी, अंडर रूट में R स्क्वायर। तो बहुत आसानी से आपने इस दूरी को रखा और सॉल्व किया, आंसर आ गया। लेकिन ये कठिन डेरिवेशन क्यों है, कठिन इस वजह से है क्योंकि हमें यहाँ A से P तक की दूरी नहीं पता और B से P तक की नहीं दूरी पता। क्या कोई स्टूडेंट चित्र को देख के ये बता सकता है कि मैं A से P तक की दूरी याद कर सकता हूं सर। कोई भी स्टूडेंट अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो। जिन पर मैथ है, जिन्होंने मैथ की कई समस्याओं को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो उन्हें दिख रहा होगा कि इस डेरिवेशन में हम AP और BP बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जी बताइए। हाँ कुछ कहना चाह रही हैं आप। उबाल आ रहा आपके गले तक, कुछ चीज निकल के आ रही है लेकिन फिर अंदर चली जा रही। बताओ AP BP निकालने का कोई तरीका आपके पास है? अच्छा कौजिया का नियम। तो कौजिया के नियम में, कौजिया के नियम में हमें एक कोण पता होना चाहिए। एक बालिका कह रही है सर कौजिया नियम लगा दूंगी, तो कैसी बातें कर रहे हो, जिद दो आंसर। कौजिया के नियम में हमें तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, या तीन भुजा में से दो भुजा पता है, एक ज्ञात करनी है, तो एक कोण पता होना चाहिए। क्या आप इस वाले ट्रायंगल को अगर गौर से देखोगे, गौर से देखोगे, ये देखो ओ बिंदु, ये वाला है, ये ओ बिंदु देखो इधर, गौर से अगर देखोगे AOP में अगर कॉस रूल लगाओगे तो क्या A और P में हमें कोई भी एंगल पता है? क्या ये वाला एंगल आप जानते हैं? क्या ये वाला एंगल आपको पता है? हाँ जी तो बताओ, ये थीटा है और पूरा 180 माइनस थीटा। हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट एंगल पता होना चाहिए जिसकी हमें वैल्यू रख पाए। तो हमें ये भी एंगल नहीं पता, ये भी एंगल नहीं पता। अब बताओ कौन सा कॉस रूल लगेगा यहाँ? कॉस रूल में तीन भुजाएं पता हो तो कोण निकाल सकते हैं, एक कोण दो भुजा पता हो तो एक भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ तो ना हमें कोण पता है और दो ही भुजा पता है। कुछ लोग तो इस चित्र को देख के सीधा सीधा कह देते गुरु जी पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, कैसी बातें कर रहे हैं। खड़े खड़े कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और कर्ण तो निकालना ही है, लंब 0 आधार 0, पांडुड में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय कहां लगती है? जहां त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। क्या यहाँ त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है? तो पाइथागोरस प्रमेय तो चांद पर रखी ले जाओ, फेंक आओ कहीं। पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं लगेगी, ये केवल वहम है आपका। तो अब जब हम कॉस रूल लगा नहीं सकते, ज्या रूल लगा नहीं सकते, क्योंकि ज्या रूल में भी हमें दो भुजाएं दो कोण के बारे में जानकारी हो,
तब कहीं हम जाके चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ कोण तो हमें पता ही नहीं, ये कोण हमने केवल मान लिया है थीटा है, एक्चुअल में इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। अब जब नहीं है तो कुछ चीजें हम एज्यूम करेंगे, कुछ चीजें हम मानेंगे और उसके आधार पर इस डेरिवेशन को क्या बढ़ाएंगे आगे। ज्योमेट्री में कुछ चीजें एज्यूम करके फिर आगे बढ़ाते थे कि नहीं बढ़ाते थे, तो संरचना में कुछ चीजें मान लेते थे फिर, तो ऐसे ही कुछ चीजें इसमें मान के और फिर इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, इस डिस्टेंस को निकालने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान दो, इधर जो ओपी वाली भुजा है, इस ओपी वाली भुजा को थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और यहां से एक लंब डालेंगे, यहां से एक क्या डालेंगे, लंब। यहां से हमने एक क्या डाल दिया, यहां पर लंब डाल दिया, ठीक है। इस ओपी भुजा को थोड़ा सा आगे ले जाके और हमने ए से यहां पर एक क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। चलो इसे हम कह दे रहे हैं सी, क्या कह दे रहे हैं, सी। एक और बात, इस लाइन को अगर आगे ले जाओगे तो ये कोण थीटा है, तो ये वाला भी कोण क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, शीर्षा विमुख कोण। अगर यही लाइन आगे गई है तो, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, यही लाइन आगे गई है तो ये दोनों कौन कौन से कौन कहलाएंगे, शीर्षा विमुख। कुछ कैलकुलेशन इसमें अलग से भी होगी, मोड। हाँ ये कौन थीटा है तो ये वाला भी कौन क्या होगा, थीटा। अब इस चित्र को गौर से देखो, गौर से देखो, मैं इस चित्र को अलग भी बनाऊंगा। इस चित्र को गौर से देखोगे तो त्रिभुज ए सी पी, ए और सी और पी, ये त्रिभुज, पहले बात तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री, देखो ए सी पी पूरा एक कोण 90 डिग्री बन गया, तो समकोण त्रिभुज है। मैं इस चित्र को थोड़ा सा मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां बना, या अलग एक चित्र रैंडमली देख लो आप। ये 90 है, अच्छा ये क्या कहलाएगा, लंब है, ये क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है, आधार। ये लंब है और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, बात को समझना। मैं यहां पर एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब बहुत छोटा है, ये समझाना चाह रहा हूं केवल, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ चीजें हम एज्यूम करेंगे और यहां कुछ चीजें है भी, उसी के आधार पर हम चीजें एज्यूम कर पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं। जैसे कि अगर इस त्रिभुज का लंब बहुत छोटा हो, लंब बहुत छोटा होने का मतलब ये मेरी बात को समझना, यही तो लंब है। अगर ये छोटा होगा, मान लो इतना छोटा या इससे भी छोटा है, मतलब ये, एक बात बताओ, अगर ये लंब वाली भुजा है, अगर ये छोटी होती जाए तो जो कर्ड वाली लाइन है वो लगभग आधार के बराबर होती जा रही। अरे एक और चित्र बना लो भाई, आप समझ में आए। ये लंब वाली भुजा है, अगर ये बहुत छोटी हो जाए, बहुत छोटी मतलब देखो इतनी छोटी है, तो ये जो कर्ड वाली भुजा है, वो कर्ड वाली भुजा लगभग काय के बराबर बैठ रही है, ने का डिफरेंस बढ़ेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस। वैसे कर्ड भुजा हमेशा आधार से बड़ी होती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन अगर लंब बहुत छोटा हो, लंब बहुत छोटा हो तो कर्ड का मान लगभग काय के बराबर होता है। लगभग शब्द अभी भी हम कह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी भी बराबर नहीं है। पूर्ण रूप से तो बराबर तब होगा जब लंब बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी अगर लंब बहुत छोटा है तो कर्ड का मान लगभग आधार के बराबर। ये देखो चित्र देख पा रहे कि नहीं, गौर से आप देखो बेटा, ये वैद्युत ध्रुव AB के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत ज्यादा और छोटी होती है, 12 दूरी। थोड़ा सा एक्टिवनेस आप में दिखनी चाहिए गजब की, उदास चेहरे में नहीं पढ़ा पाऊंगा, दिखना चाहिए कि हाँ चीजें आप तक बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंच रही हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो 2L है, LL में जो डिवाइड करी है 2L है, वो अल्पतम होती है। पहले क्या क्या चलते हैं, वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी अल्पतम, एंगस्ट्रम में, MM में, सेंटीमीटर में। अब जब दूरी ये पहले से ही अल्पतम है और इसका भी आधा भाग कर लिया L, और अल्पतम होगी। अगर इस त्रिभुज को, ये छोटू ट्रायंगल को देखोगे, छोटू वाले ट्रायंगल को देखोगे, छोटू वाले ट्रायंगल को, तो इस छोटू से ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये काय का काम करेगा, ये काय का काम करेगा, लंब का काम करेगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा काय का काम करेगी, कर्ड का काम करेगी। और ये काय का काम करेगी, आधार का। इस वाले छोटू वाले ट्रायंगल में देखोगे कर्ड L है और L का मान बहुत छोटा है, तो आप उम्मीद लगाओ ये लंब का मान भी तो बहुत बड़ा थोड़ी होगा, ये भी तो बहुत छोटा ही होगा। अरे भाई ये L का मान MM में है,
फीता कभी देखा हो, इंची टेप देखा हो, छोटे छोटे डंडे देखे, वो होता है। मान लो 1 है और 1 का भी आधा कर लिया तो आधा तो ये एल बहुत छोटी दूरी है, और बहुत छोटी दूरी तो यहाँ जो लंब डलेगा ये भी तो बहुत छोटा होगा। अगर ये लंब बहुत छोटा है तो फिर तो ये वाली कहानी। गुरुजी अगर लंब बहुत छोटा है तो कर्ड का मान लगभग काय के बराबर होगा। बस यही कहानी तो हमें पकड़नी है। तो अगर त्रिभुज ACP में, अगर त्रिभुज ACP में ये लंब बहुत छोटा है और जो है इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये लंब छोटा नहीं है, क्योंकि जिसका कर्ड बहुत छोटा हो तो उसका लंब तो बहुत छोटा होगा। कर्ड सबसे बड़ी भुजा होती है तो इसका लंब बहुत छोटा होगा। और अगर लंब बहुत छोटा है तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये वाली पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का देखोगे तो ये वाली भुजा क्या है? कर्ड। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ड। और ये वाली भुजा क्या है? आधार। तो आधार का मान लगभग काय के बराबर होगा? कर्ड के। कहानी यही तो है। तो अब यहां पर एक लाइन आपको पता चली कि 1/4πε0 के -q बट्टे एपी की जगह आप क्या रखोगे? सीपी। एपी की जगह क्या रखोगे? क्योंकि एपी का मान लगभग काय के बराबर है, क्योंकि इसका लंब बहुत छोटा है तो कर्ड और आधार लगभग आपस में क्या होंगे? बराबर। तो अगर सीपी के बराबर है तो खेल खत्म। 1/4πε0 के -q बट्टे सीपी को गौर से देखो, सीपी को गौर से देखो, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को गौर से देखो। तो गुरुजी जामे ओ से पी तक की डिस्टेंस तो आर है। अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, सीओ वाली डिस्टेंस मिल जाए तो काम हो जाए। तो हम यहां पर एक अलग कॉर्नर में यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा? ACO में और ACO में समकोण त्रिभुज ACO में, और ACO में हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो जो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हमें ये वाली भुजा चाहिए CO वाली, तो जरूरत है इसकी। कौन सी वाली भुजा चाहिए? CO वाली। तो CO वाली भुजा निकालने के लिए एक कोण हमें पता है कितना है? थीटा। कोण कितना पता है? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ड। कर्ड पता है, कोण पता है, आधार ज्ञात करना, क्योंकि ये तो लंब है। कर्ड और आधार किस में पता होती है? कॉस में। कॉस थीटा बराबर बताओ क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड। तो कॉस थीटा बराबर भैया आधार ही है CO, आधार ही है क्या? अरे भाई किसी भी त्रिभुज में लंब, कर्ड, आधार पहचानने के तरीके आपको पता होना चाहिए। 9th हाई स्कूल में ही बता दिए जाते हैं। किसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड होती है 100%। किसी त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहते हैं। लंब और आधार, अब ऐसा ही नहीं है कि ये लाइन है, ये लंबी हुई हमेशा, ये आधार बन सकती है। डिपेंड करेगा एंगल कौन सा ले रहे। अगर एंगल ये वाला ले रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, मतलब जो कोण ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड, तो जो बची वो क्या होगी? आधार। तो भैया ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ड है। हमें आधार ज्ञात करना और कर्ड पता है। आधार और कर्ड केवल एक ही आदमी बता सकता है, कॉस थीटा। क्योंकि किसी बच्चे के मन में ये भी तो बता कॉस ले लिया, हम तो साइन लेंगे, और जो व्यक्ति साइन लेगा तो साइन में क्या लंब और कर्ड पता होता, तो लंब तो ज्ञात नहीं करना हमें इसका। इस वजह से हमने क्या लिया? कॉस। मैं ये कह रहा हूं हर बात का आपके पास उत्तर होगा कि कॉस ही क्यों लिया। ठीक है, तो आधार क्या है? CO, और कर्ड क्या है? L। इस वाले ट्रायंगल में कर्ड क्या है? L। तो यहां से CO का मान देखोगे तो L cos थीटा। ठीक है, एक चीज तो आपको दिख ही रही है कि AP का मान लगभग बराबर है काय के? CP के। AP का मान लगभग बराबर है काय के? तो AP बराबर, अब CP को हम दो भागों में बांट सकते हैं, CO प्लस OP। हाँ या ना? अरे CP को दो भागों में CO प्लस OP, और CO का मान हमें पता है, L cos थीटा, और OP का मान पता है क्या? R। क्या ले भाई साहब, तो रख दो। नहीं, R को आगे L cos थीटा को पीछे ले ले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R प्लस L cos, इक्वेशन निकाल लिया आपने? ये निकाल पाया कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं चीजें बड़ी हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, लेकिन समझ में ना आए तो फिर दिक्कत है, और समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये पूरी कहानी हमने काय के लिए रचित की, तो पूरी कहानी हमने ये डिस्टेंस निकालने के लिए रचित की। अब वही काम हम आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। जो लंब हमने इस भुजा को आगे बढ़ा के डाला था, वही लंब हम यहां बी से, वही लंब हम यहां बी से और यहां डाल दे रहे हैं। वही लंब हम बी से यहां डाल दे रहे हैं, और ये सी है, और इस वाले पॉइंट को हम कह दे रहे हैं डी। कह दे रहे हैं डी। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ, समझिए। अब यहां पर ही हम क्या करते हैं, हम यहां एक त्रिभुज और ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बी डी ओ में। काय में? बी और डी ओ में, बी डी ओ में। ठीक है, जो काम हमने यहां किया वही काम है। अब एक और बात बता दो, इस छोटे वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, बीडीओ वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, बीडीओ वाले ट्रायंगल में, बीडीओ वाले ट्रायंगल में भी इस वाले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड है, कर्ड एल है, बहुत छोटी होती है, और अगर इसका कर्ड बहुत छोटा है तो इसका लंब भी बहुत। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को, कौन से वाले को? बीडीपी को, बीडीपी को, बीडीपी को। अब बीडीपी वाला भी त्रिभुज समकोण है, जिसमें ये लंब है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड है, तो ये बची हुई भुजा क्या होगी? आधार। और बेटा इसका लंब बहुत छोटा है। ये लंबा हमें पता कैसे चला बहुत छोटा? क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल में हमने ये देखा, कर्ड या नीचे वाले ट्रायंगल का जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका कर्ड बहुत छोटा है, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये लंब का काम कर रहा है, तो भैया इसका कर्ड बहुत छोटा होगा, उसका लंब भी बहुत छोटा होगा। और लंब अगर बहुत छोटा होगा तो बेटा ऊपर वाले ट्रायंगल में देखोगे कर्ड और आधार लगभग आपस में क्या होंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि बीपी का मान लगभग काय के बराबर होगा? डीपी के बराबर। तो यहां पर 1/4 पाई, ये बात फिर से एक बार समझा देते हैं, वैसे कठिन नहीं है, समझो। बी से हमने डी बिंदु एक ऐसा है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब 90 डिग्री का, तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में अगर गौर से देखेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को गौर से देखेंगे, तो यहां पर इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ड। बनने वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। और ये आधा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो कर्ड है एल, वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा है तो इसका लंब भी बहुत छोटा होगा, आधार भी बहुत छोटा होगा। मतलब हमें ये पता चलेगा कि डीबी का मान बहुत बड़ा, बहुत छोटा है। इसी के आधार पर हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को गौर से देखा, बीडीपी को। और बीडीपी को हमने देखा तो बीडीपी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड है, ये कर्ड है, ये लंब है और ये आधार है। और अगर किसी त्रिभुज का लंब बहुत छोटा हो तो उसमें कर्ड और आधार लगभग आपस में क्या होती है? बराबर। कर्ड और आधार आपस में क्या होता है? बराबर। कर्ड यहाँ बीपी है और आधार क्या है? डीपी। तो बीपी का मान लगभग काय के बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और प्लस क्यू बट्टे, और ये आ जाएगा डीपी। क्या आ जाएगा? चलो आ जाओ, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। चलिए, इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाला कोण कितना है? थीटा। ये वाला कोण कितना है? थीटा। तो इसमें भी हम cos थीटा ही ले रहे हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ड। ठीक है, cos थीटा बराबर, इस वाले ट्रायंगल में आधार देखो, बनने वाले कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड, तो आधार ये होगा। तो आधार का मान क्या है? ओडी, ओ और डी, और बट्टे कर्ड, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड, तो एल। तो ओ डी का मान आ जाएगा एल cos थीटा। अब एक चीज तो हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देख ही चुके हैं कि भैया जो बीपी है वो काय के बराबर है? डीपी के बराबर है, लगभग बराबर है। काय के? जो बीपी है वो लगभग काय के बराबर है? डीपी के बराबर। और अगर लगभग डीपी के बराबर है तो बीपी बराबर क्या होगा? एक थोड़ा सा चित्र में गौर से देखा, ये वाली डिस्टेंस, ओपी वाली डिस्टेंस हमें पता है कितनी है? आर। देखो ओपी वाली डिस्टेंस कितनी है? अगर ओपी वाली डिस्टेंस में से नीचे ओडी वाली डिस्टेंस घटा दे, देखो ओपी डिस्टेंस में से ये ओडी डिस्टेंस घटा दे, तो ऊपर की डीपी मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? डीपी का मान काय के बराबर है? बीपी के बराबर।
तो ये हमें भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस खेल खत्म। बी और पी बराबर, ओपी का मान आर है, ओडी का मान एल कॉस थीटा। लो वैल्यू रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू बट्टे आर माइनस एल कॉस थीटा। इक्वेशन, डेरिवेशन बहुत सरल था। इस डेरिवेशन में केवल एक बात फंसी, और वो है ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी। ए से पी तक की दूरी जिस हिसाब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा उस हिसाब से हम कोई थ्योरम भी यूज नहीं कर पाएंगे, और जब कोई थ्योरम नहीं लगा, कॉस रूल, साइन रूल, पाइथागोरस प्रमेय लगी नहीं रही, तो फिर कुछ चीजें हमने एज्यूम की। एज्यूम वाली चीजें मैंने अच्छे से समझाई कि हम ऐसा मान पा रहे हैं तो क्यों मान पा रहे हैं, कर पा रहे तो क्यों। इधर बिल्कुल समझाने का प्रयास किया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब बहुत छोटा हो जाएगा तो कर्ण भुजा का मान लगभग काय के बराबर हो जाएगा, आधार के। ये चीजें इसमें बैठ रही हैं, और इसमें कर्ण भुजा, वो लंब जो है, चाहे नीचे वाले ट्रायंगल हो चाहे ऊपर वाले ट्रायंगल में देखोगे छोटा है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के बीच की दूरी बहुत छोटी है। उसमें लंब बहुत ज्यादा बड़े थोड़ी पड़ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, वो भी एंगस्ट्रम और एमएम में ही होंगे। और जब वो बहुत छोटे छोटे होंगे तो इस बड़े बड़े वाले ट्रायंगल में जो आधार कर्ण है वो आपस में बराबर होगा, आधार कर्ण आपस में बराबर, उसी के हिसाब से हमने इसकी क्या निकाली, डिस्टेंस। अब इस डेरिवेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज है। अब केवल आपको क्या करना है, बी ए और बीबी का मान उठा के और यहां रख देना। बी ए और बीबी का मान उठा के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कितना है, माइनस क्यू और बट्टे में आर प्लस एल कॉस थीटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू और बट्टे में आर प्लस माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, चलिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन और क्यू भी कॉमन, तो माइनस के 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब मैथ का यूज है, हमारी फिजिक्स खत्म, r माइनस एल कॉस थीटा। हमारी फिजिक्स का जहां तक यूज था वो हमने किया। हालांकि फिजिक्स के यूज में काफी मैथ प्रयोग हो जाता। हमारे यूपी बोर्ड में ज्यादातर बच्चे हाई स्कूल में जो मैथ में कमजोर होते हैं वो मैथ से पीछा छुड़ाने के लिए बायोलॉजी लेते हैं कि साहब बायोलॉजी ले लेंगे बस मैथ खत्म हमारा। लेकिन फिजिक्स में मैथ से ज्यादा मैथ है, ठीक है, तो मैथ से आप बच नहीं सकते, इसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते, लगातार इसके ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में आर माइनस एल कॉस थीटा। इसका मल्टीपल इधर माइनस का इधर करोगे तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और इसका मल्टीपल इधर तो आर प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम तो लेना जानते ही है ना, दो अलग अलग संख्या है तो दोनों को नीचे लिख के इधर और ये इधर, माइनस आर और प्लस आर कैंसिल। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा। नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में तो a स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको ये कुछ दिख रहा होगा q मल्टीपल 2l क्या होता है, p क्या होता है। और एक और बात, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत, तो ऐसे नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत, या एल स्क्वायर बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि इसका लगभग नगण्य मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ऊपर दिख ही रहा है कि q मल्टीपल 2l क्या होता है, अच्छा q मल्टीपल 2l क्या होता है, p। लो भैया p, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p cos थीटा अपॉन एल स्क्वायर का मान 0, तो ये पूरा फंक्शन गायब, केवल क्या बचेगा। लो भाई साहब, एक बढ़िया और एक अच्छा डेरिवेशन आपने सॉल्व कर लिया। केवल इस डेरिवेशन में दो बातों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली बात एपी और दूसरी बात, मैं आपसे शुरुआत में इस डेरिवेशन के शुरुआत में ये कहा था कि जिस बच्चे को फिजिक्स में वास्तव में डेरिवेशन सीखने हो उसे डेरिवेशन की शुरुआत से चित्र पे ध्यान देना होगा। ये चित्र, अब कोई बच्चा चित्र बनने के बाद अब ध्यान दे, एक अक्षर समझ में नहीं आएगा कि कहां से कौन सी लाइन घुस गई।
जिसने शुरुआत से समझा उसे पता कि कौन सी लाइन हमने आगे बढ़ाई, कौन सा लंब डाला, कौन सा कोण माना। तो आपको कुछ बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, चित्र को शुरुआत से समझना होगा। बाकी के एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और ये वीडियो लगातार अपलोड हो ही रही है यूट्यूब पर, तो वहां पर एक दो बार इसे विशेष तौर पर देखेंगे, आ जाएगा हैबिट में, आ जाएगा प्रैक्टिस में। ठीक है, याद तो करनी नहीं, केवल समझनी। तो चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।